नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ यूपी पीसीएस परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, एसएससी परीक्षा, सीटेट, टीईटी परीक्षाओं में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज का टॉपिक संविधान विषय से रहेगा, जिसमें हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग का जमाना है, इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सटीक मालूम होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नेगेटिव मार्किंग के समय आप बहुत कम त्रुटि करते हुए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे और प्रारंभिक परीक्षा को पास करके आप उस सफलता को प्राप्त करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे पीसीएस परीक्षा में आप मुख्य परीक्षा को देंगे और अन्य परीक्षाओं में आप आगे की परीक्षाओं को देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति के लिए पहला प्रश्न यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। यह पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति में होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति को धारण करता है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग, जो कि शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, उसका प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति तो इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, मालिक वह है, लेकिन प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। यह बात आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान कहा गया है। भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है राष्ट्रपति को। चलिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले योग्यता पर चर्चा कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में उम्र बता दीजिए कितनी होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वहीं चुनाव के समय वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो 35 वर्ष की आयु और भारत का नागरिक, उसके पास कोई लाभ का पद ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इंपॉर्टेंट बात है। यह राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं हैं। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस पद्धति पर आधारित होता है? कौन कौन भाग लेता है? तो केंद्र में जो निर्वाचित सदस्य हैं, संघ में निर्वाचित सदस्य, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसको आपको जानना आवश्यक है। वहीं अगर राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो कितने उम्मीदवार, कितने सदस्य उसके प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो कितने प्रस्तावक होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। प्रस्तावक कितने होने चाहिए? अनुमोदक कितने होने चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होने चाहिए? प्रस्तावक 50 प्रस्तावक उम्मीदवार का होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए, तब वह चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव की पद्धति क्या है? राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति है एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति। तो एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति, यह राष्ट्रपति चुनाव की मत पद्धति। इस पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में
कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो इसे हम किस न्यायालय में ले जा सकते हैं? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर निचली अदालतों में? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, इसका अर्थ यही है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है तो कितने वर्ष तक अपना कार्यकाल में रहता है? उसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति जो है जब चुन लिया जाता है तो उसे एक शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाता है? उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तब कौन दिलाएगा? यह इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो राष्ट्रपति को हटाने की भी एक प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत उस पर महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया महाभियोग है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में? इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। संविधान के अनुच्छेद, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से उनके पद से हटाया जाता है। ये प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया संसद में चलाना है। किस सदन में रखा जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा? किसी भी सदन में रखा जा सकता है। कोई प्रस्ताव बना के लाया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो वह प्रस्ताव सब चाहे लोकसभा में रखो चाहे राज्यसभा में, किसी सदन में भी रखा जा सकता है। अब जो प्रस्ताव लाया गया है उसके लाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देनी है कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया चलने वाली है? तो 14 दिन की सूचना हमें दे देनी है राष्ट्रपति को। 14 दिन पूर्व सूचना मिल जानी चाहिए कि आप पर यह महाभियोग प्रक्रिया लगने वाली है। अच्छा, राष्ट्रपति अगर अपने पद से हट गया है तो कितने समय के अंदर पद भरा जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। जब वह राष्ट्रपति अपने पद से हट गया है 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह आपको पता है। अब आइए, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, इसे आपको याद रखना चाहिए। बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब आइए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अन्य लोगों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हमारे राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। बहुत सी नियुक्तियां हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो आम चुनाव होते हैं उसमें बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री की जब सलाह होती है, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अन्य सदस्य और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी नियुक्ति करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वहीं वित्त आयोग बन गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। और बताइए कौन कौन सी नियुक्ति करते हैं? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल के संबंध में बताता है।
तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह सब केंद्र की अनुशंसा पर होती है। वहीं राज्यपाल हो गया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत का महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का विधिक सलाहकार, विधि परामर्शी है। यह महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। यह लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भी भाग लेता है, परंतु इसे मतदान करने का अधिकार नहीं। महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं है। चलिए, महान्यायवादी हो गया। अब किसकी नियुक्ति करते हैं? अंतरराज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न पूछ लिया गया। अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसे आपको पता होना चाहिए, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित भारत में राजदूत, जो राजदूत होते हैं एम्बेसडर, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इंपॉर्टेंट है। CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, CAG भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 148 में CAG का वर्णन है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, यह कुछ थोड़ी बहुत नियुक्तियां हो गई। चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग वाला भूल गए थे। अब आइए कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। संसद का सत्र जब चल नहीं रहा है, संसद के सत्र को आहूत करना है। देखिए, आहूत करना, संसद के सत्र को आहूत करना। किसको? संसद, जो पार्लियामेंट है, उसका जो सत्र होता है, उस सत्र को आहूत करना। और क्या करना? भंग करना, लोकसभा को भंग करना। लोकसभा भंग करना। और सत्रावसान, क्या है? सत्रावसान करना। यह कार्य किसका है? सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना, संसद के सत्र को आहूत करना, यह सब राष्ट्रपति जी का कार्य है। कोई भी प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। आहूत कौन करता है संसद सत्र को? राष्ट्रपति करता है। जब कोई नई सरकार का गठन होता है, तो नई सरकार के गठन के समय राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, या फिर प्रत्येक वर्ष नए सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक होती है, तब राष्ट्रपति का अभिभाषण आता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक में कौन अभिभाषण देता है? राष्ट्रपति देते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक, कोई भी विधेयक संसद पेश करती है, जिसमें सबसे पहले एक सदन में जाता है, वहां चर्चा होती है, वहां से पास होकर दूसरे सदन में जाता है, वहां पास होता है, उसके बाद अंतिम अनुमति के लिए किसके पास जाता है? यह राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक। राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर देता है, तब वह विधेयक कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति आवश्यक है? अगर नए राज्यों का निर्माण करना है,
उसके क्षेत्र में वृद्धि, अभिवृद्धि या कमी जो भी करनी है, उस विधेयक पर सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी आवश्यक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। धन विधेयक पेश करने से पहले हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? धन विधेयक का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? जरा इसको कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दीजिए। धन विधेयक, तो धन विधेयक सबसे पहले हम राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, तब इसे सत्र में हम संसद सत्र में रखेंगे। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। वहीं वित्त विधेयक का वर्णन कहां किया गया है? वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 117 में वर्णित है। वित्त विधेयक 117 में वर्णित है, आप देख लीजिएगा। तो धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी चाहिए। आइए, राष्ट्रपति लोकसभा में दो लोगों को, कितने लोगों को? 2 आंग्ल इंडियन लोगों को नामांकित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को नामांकन करने की शक्ति लोकसभा में कितने सदस्यों की है? 2 लोगों की है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को, कितने? राज्यसभा में 12 लोगों को नामांकित कर सकता है। वो 12 सदस्य कौन कौन है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के प्रकांड विद्वान हैं। उन 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित कर सकता है। वहीं 2 लोगों को, जो 2 कौन है? आंग्ल इंडियन। अगर सरकार देखती है कि संसद में आंग्ल इंडियन का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, तो 2 लोग आंग्ल इंडियन के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित हो जाते हैं। इसमें लोकसभा की बात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान में हम देखते हैं कि कानून संसद बनाती है, लेकिन जब सत्र न चल रहा हो तो कानून नहीं बनता है। तो जब सत्र नहीं चल रहा है और कानून की आवश्यकता पड़ गई है, बहुत ही इमरजेंसी पड़ गई है कि कानून बनाना बहुत जरूरी है तुरंत, तो इस समय अध्यादेश लाए जाते हैं। इन अध्यादेशों की वही शक्ति होती है जो संसद में बने कानूनों की होती है। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति को रखता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश, उत्तर दीजिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखता है? अनुच्छेद 123 के अधीन अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के कितने सप्ताह तक रहता है? 6 सप्ताह तक रहता है। 6 सप्ताह तक सदन के शुरू होने तक रहता है इसका प्रभाव, 6 सप्ताह। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति किन सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं करता? राष्ट्रपति संघ सूची के विषय में अध्यादेश जारी करता है, समवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं करता। यह इंपॉर्टेंट है। हमें पता है सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत में विदेशों के राजपूतों की नियुक्ति अभी हमने देख लिया, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजदूत होते हैं, जो अम्बेसडर होते हैं विदेशों में, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को कुछ क्षमा दान करने की शक्तियां दी गई हैं, जैसे वो किसी दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति किसी दंड का प्रविलंबन कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, किसी दंड का प्रविलंबन, किसी दंड को क्या कर सकता है? वो परिहार कर सकता है, परिहार। किसी भी दंड को वह लघुकरण कर सकता है, लघु कर सकता है, लघुकरण करना, या फिर क्षमा कर देना, मृत्यु दंड को माफ करना, तो किसी भी दंड का प्रविलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, परिहार करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लघुकरण करने का अधिकार राष्ट्रपति का, क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति का है।
मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति का है। राज्यपाल की शक्ति इन सब में है, लेकिन मृत्यु दंड के समय नहीं है। मृत्यु दंड केवल राष्ट्रपति माफ करता है, न कि राज्यपाल। यह सब दंड को प्रविलंबन करना, परिहार करना, लघुकरण करना, क्षमा करना, मृत्युदंड को माफ करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपका उत्तर होगा संविधान का अनुच्छेद 72। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, दंड का परिहार कर सकता है, दंड का लघुकरण कर सकता है, दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन है। अब आइए, जो आपातकाल है उसमें राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अधिक होती है। तो सबसे पहले आपातकाल संविधान के किस भाग में वर्णित है? आप जरा कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। आपातकाल संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपका उत्तर क्या है? तुरंत दीजिए। भाग 18 में आपातकाल है। कितने आपातकाल हैं? 3 आपातकालों का वर्णन किया गया है। 3 आपातकाल हैं। तो पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह बात की गई थी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित करेगा? जब कैबिनेट की लिखित अनुशंसा होगी। कैबिनेट शब्द का प्रयोग इसी 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। अन्य कहीं कैबिनेट शब्द का यूज नहीं हुआ है। कैबिनेट की लिखित अनुशंसा जब होगी तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। वहीं राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में लगता है? इसका बताइए आप कमेंट करके। राष्ट्रपति शासन राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तुरंत उत्तर दीजिए। तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के आधार पर। जब राज्यपाल यह अनुशंसा कर देता है कि राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर नहीं चल पा रहा है, तो वह राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं वित्तीय आपातकाल भी है। अनुच्छेद कितने में है इसको आपको बताना है। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपातकाल का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? उत्तर तुरंत दे दीजिए। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो 3 आपातकाल आपके हो गए। अच्छा, राष्ट्रपति किसी विधि मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विधि के मामले में सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति यह किस अनुच्छेद के तहत परामर्श लेता है? उत्तर दे दीजिए। आपका उत्तर क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। अब इसमें मुख्य बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यह हो गई बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि परामर्श है। 2 बात आपने सीख ली। आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 111 में। किसी विधेयक को लौटाना चाहता है तो वह अनुच्छेद 111 के तहत उस पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है। अब आइए, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे। वहीं निर्विरोध बच्चों से अनुरोध है कि अपना मोबाइल फोन बंद कर दें। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बताइए।
निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी यह निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए, राष्ट्रपति के संबंध में इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत पूछे गए, तो इन्हीं से पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।